राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चुनाव की चर्चाओं और पार्टियों के प्रचार के बीच में अब बात मुद्दों पर जमकर के हो रही है। कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और कौन सा दल किस मुद्दे के जरिए जनता के बीच पहुंच रहा है, ये चर्चा अब चारों तरफ है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुद्दों पर मानो महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस जहां अपने लोक लुभावन वायदे के साथ जनता के बीच में जा रही है, तो रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे के सहारे सरकार को जमकर घेर रही है। बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरे दल भी अपने अपने मुद्दों के जरिए खुद को मजबूत दिखाने में जुटे हैं। अब ऐसे में सवाल यहां पर ये उठता है कि अब की बार चुनावों में वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी गूंज रहेगी। क्या चुनाव में रोजगार और पेंशन बड़ा चुनावी मुद्दा है? क्या पार्टी चुनावी जुमलों को लेकर के सत्ता पर काबिज हो पाएंगी? ये तमाम ऐसे अहम प्रश्न हैं जो कि इस बार लोकसभा चुनावों के साथ जुड़े हुए हैं। अब आज इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं आज की इस बड़ी बहस के कि प्रचार में आखिर किन मुद्दों की गूंज रहेगी। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह भी है कि रोजगार और पेंशन क्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि इसकी चर्चा लगातार आप देख रहे हैं कि हो रही है। दूसरा यह है कि क्या चुनावी जो जुमले होते हैं उनसे राज मिल पाएगा पार्टियों को, ये भी आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इंडिया न्यूज हरियाणा के कुछ अहम सवाल हैं। लेकिन अब चुनाव चूंकि बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, अपनी अपनी बातों को वो जनता के बीच में रख रही हैं, लेकिन अब उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। अब देखिए, हुड्डा ने जो सियासी हमला बोला, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। 55% लोग ऐसे हैं जो कि पलायन कर चुके हैं। ये बड़े आरोप हैं भूपेंद्र हुड्डा के। कौशल रोजगार निगम युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है, ये कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है। 31 मार्च को प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ये चुनाव को लेकर के भी भूपेंद्र हुड्डा का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उम्मीदवारों की जो सूची है उस पर चर्चा 31 तारीख को की जाएगी और अप्रैल के पहले सप्ताह तक हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये सवाल चूंकि बार बार पूछा जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारेगी, इस बात को भी भूपेंद्र हुड्डा दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा लगातार जारी है। रोहतक सीट की चर्चा बहुत ज्यादा है, दीपेंद्र ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, इस बात को स्पष्ट आज भी किया भूपेंद्र हुड्डा ने। और मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बात को भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। पिछली बार हम दोनों चुनाव लड़े थे, अगर दोनों नहीं लड़ते तो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाते, ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। और इसको भी एक बड़ा कारण बताते हुए भूपेंद्र हुड्डा इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वो स्पष्ट कर चुके हैं। जेजेपी पर हमला बोलते हैं, कह रहे हैं कि जेजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया जेजेपी का कोई विधायक नहीं बनेगा, ये बात भी उन्होंने कही है। अब कंबाइन बात यहाँ पर इसलिए भी है चूंकि आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर इसके बाद जो चुनाव हैं वो हरियाणा में विधानसभा के भी होंगे, लोकसभा के बाद। अब कांग्रेस पर सियासी वार क्या हुआ, देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में बीजेपी के हाथों हार का जो डर है वो नेताओं को सता रहा है और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आगे कर रहे हैं। बड़े सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इस बात को कहा गया। दुष्यंत चौटाला ने भी कमोबेश यही बात कही। तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में डर है, ये कांग्रेस का अंतिम चुनाव है। ये बात पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा कही गई। सुभाष बराला की ओर से भी कहा गया कि कांग्रेस में लिस्ट ही सामने नहीं आ पा रही, कैंडिडेट्स कांग्रेस नहीं घोषित कर पा रही है क्योंकि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। सुभाष बराला की ओर से ये बात कही गई। ये सियासी वार पलटवार है। देखिए किस तरह से आरोप प्रत्यारोप इस समय जमकर के हो रहे हैं। संजय भाटिया का स्टेटमेंट देखिए क्या है। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव का मैदान छोड़ चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ये संजय भाटिया का बयान है। और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को अभी भी तलाश रही है और कांग्रेस के पास लड़ने के लिए कैंडिडेट्स नहीं है। ये बात कमोबेश आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के द्वारा कही जा रही है। अजय चौटाला कह रहे हैं कि हमारा जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है। अजय चौटाला की ओर से ये बात कही गई। हमारे चुनाव है 25 मई को और 31 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है स्टेट की। उसमें पहले उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन जाएगा। मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में या उसके आसपास जो है हमारा चला जाएगा सीईसी में और निर्णय होगा, क्योंकि
रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे तभी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। कंफ्यूज, हमको पता ही नहीं कौन कहाँ से लड़ेगा, कभी कहते लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे। हम 10 की 10 लड़ेंगे कांग्रेस, समय बताएगा वो कहाँ से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं बन सकते वो, टुकड़ा साफ है इनका। वो तो देखिए जब इनका ये अलायंस का, गठबंधन का पहले ही काम दे दिया हमने, क्योंकि इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की। तो वोट काटने की कोई जगह नहीं है, वो लोग समझते हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ज्ञान होना चाहिए कि 9 पे लड़ रही है कांग्रेस, 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 10 कैसे जीत सकती है। और दूसरी चीज है कि उनके तो पूरे कुनबे में ये घबराहट है कि वो रोहतक बचा ले ना बचाए। अगर दम है खुद मैदान में है, कुमारी शैलजा को उतारे और जितने दिग्गज हैं किरण चौधरी जी और उनको मैदान में उतारे, लड़े कांग्रेस में चुनाव। आज उनके मन में घबराहट इतनी है कि बारी बारी वो जेजेपी को टारगेट करते हैं। हम तो दम के साथ 10 की 10 सीटें लड़ेंगे और मजबूती के साथ पहले से भी ज्यादा वोटों के परिणाम भी लाएंगे, सीटें भी जीत के पार्लियामेंट में। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के अंदर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता की जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के, हमारे केंद्र की एनडीए की सरकार है, हरियाणा की सरकार, उसने जो काम किया है, सेवा की है आम जन की, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसलिए वो अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार के कारण से कांग्रेस पार्टी को देश ने नकारा था। इसी प्रकार के भ्रष्टाचारी जो कई साल तक जेल में रह करके आए हैं बाहर या वर्तमान में जेल में बैठे हैं, उनके साथ समझौता करना, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करना। जब इस प्रकार के काम में कोई पार्टी लग जाती है तो फिर उसको जनता के बीच में जाना या चुनाव में अपने कैंडिडेट घोषित करना, इसकी फुर्सत मिलती नहीं है। आज तक तो 10 साल में कांग्रेस संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, रोजाना डेट पे डेट दी जाती है और अब तारीखों, उम्मीदवारों की घोषणा की जहां तक बात है, एक दूसरे के जुम्मे डालने की बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी तो कहते हैं कि शैलजा और रणदीप बड़े नेता हैं, उनको लड़ाया जाए, और जो कांग्रेस इस तरह की बात करती है उसको हम चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। हाथ से छूना तो बहुत दूर की बात है, हम चिमटे से भी नहीं छू सकते उस कांग्रेस को, हम उसके विरोध में पैदा हुए हैं। तो सभी बातों को आपने सुन लिया है। कुल मिलाकर के अब चूंकि चुनाव है, इसलिए चुनाव के समय इस तरह की जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं वो आप लगातार देखेंगे और ये भी और ज्यादा जो चुनावी पारा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी तो बात महंगाई, बेरोजगारी, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, या 10 सालों में सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर के जनता के बीच में है। लेकिन अब जैसे जैसे ये तारीखें नजदीक आएंगी, आप देखेंगे कि चुनावी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर और तेजी से हमले करते हुए राजनीतिक तौर पर आपको देखेंगे। लेकिन इन सब हमलों के बीच में, राजनीतिक हमलों के बीच में, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव है वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत है। विवेक चौधरी जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। आप लोगों ने तो हालांकि कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान कर दिया है। लोकसभा का चुनाव आप किस तरीके से हरियाणा के अंदर देखते हैं, और अगर आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो उसका आधार क्या है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? जी वंदना जी। जी आयुष जी, हमारा जी 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 आवाज आ रही है जी आपको? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ।
अच्छा, मुझे इको हो रहा है, उसको ठीक कराइएगा। जी जी, मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि लोकसभा में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, वो जो एक सबसे बड़ा आधार रहेगा। आप ये देखिए कि किस प्रकार से मोदी जी ने बड़े डिसीजन लेने हुए तो कभी भी पीछे नहीं हटे। चाहे आप 370 की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, या आप राम मंदिर के बनने की बात कर लीजिए, या फिर आप विमेन रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई एरिया नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े डिसीजन लेने हो और वो पीछे हटे हों। और जहां तक अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि विश्व में किस प्रकार से हमारा डंका बजा है, विश्व में आज हम एक मजबूत स्थिति में हैं। आज हम अपना कहना मनवा सकते हैं, पहले कभी झुका करते थे, आज झुकाने की क्षमता रखते हैं, वो स्थिति है। पहले कभी हम कहा करते थे, फर्क क्या है, फर्क मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्क, पहले रोम रोम सुना करते थे, अब राम राम सुना करते हैं। पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि कश्मीर हमारे पास रहेगा या नहीं, लेकिन आज ये प्रश्न आता है कि पीओके हमारे पास आएगा या नहीं। ये सबसे बड़ा फर्क है पहले की सरकारों में, फुल प्लेज सरकारें जो रही हैं या हमारी जो फुल प्लेज सरकार रही है उसमें, ये सबसे बड़ा फर्क है कांग्रेस की सरकार में या पहले की जो सरकारें हैं उसके बाद। जहां तक अगर मैं हरियाणा में अगर बात करूं कि लोकसभा के चुनावों में हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, तो मैं मानती हूँ कि जो हमारे सांसद हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। आप ये देखिए, चाहे अगर मैं ट्रांसपोर्ट को लेकर बात करूं, सड़कों का आप जाल देखेंगे कि किस प्रकार से बिछा हुआ है, हाईवेज जिस प्रकार से बने हुए हैं, रेलवे नेटवर्क जिस तरह से आगे बढ़ा है, रेलवे स्टेशन की जो कंडीशन है वो पहले से बेहतर हुई है। किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, महिलाओं के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, तो तमाम तरह के जो मैं कहती हूँ कि केंद्र के लेवल पे जो काम है वो सब तरफ से बताते हैं कि मोदी सरकार लेकिन जो है वो वंदना जी, क्या रोजगार, पेंशन, भ्रष्टाचार, या फिर आपने हरियाणा में बेरोजगारी में उसको नंबर 1 कर दिया, ये जो मुद्दे विपक्ष उठाता है इसका काउंटर क्या है और उसको कैसे जनता को आप कन्विंस करेंगे इन मुद्दों पर? जी, मैं आज अभी मैं सुन रही थी हुड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपने तो कहा कि हमला किया जा रहा, राजनीतिक हमला है, पर मुझे तो हर जगह बौखलाहट और परेशानी और बेचैनी दिखाई दी। आप ही देखिए, जिस ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाज को लेकर आए हैं, तो काश थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते तो इनको पता भी रहता। ये जो डेटाज हैं, आपने देखा होगा कि जो इंडिया का जो माइग्रेशन का है वो 28.9 एवरेज है, जिसमें से हरियाणा का 29% है और पंजाब का 29.3% है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का 49.3% है। और ये जो ट्वीट है ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद किया है, उन्होंने अपने ट्वीट पे ये जो खबर है वो छापी हुई है, जिसका जो जिक्र है वो हुड्डा जी भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कम से कम इनको अपने स्टेट का जवाब पहले दे देना चाहिए था कि इनके स्टेट्स में ऐसी क्या स्थिति रही, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उससे पहले कांग्रेस रही, और या मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं। लेकिन जहां तक माइग्रेशन की बात है, मैं ये मानती हूं कि चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, वहां पर हमारे बच्चे बेहतर साबित हो रहे हैं वहां के लोगों से, और इस तरह की खबरें भी लगातार आती रही हैं। तो हालांकि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, वो पूरे इंडिया में नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन सिर्फ हरियाणा को टारगेट करना पूर्ण रूप से राजनीति यहाँ पर दिखाई देती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक खबर छपी थी, एक जो कांग्रेस है उसने एक फोटो लगाई जिसमें लिखा कि हरियाणा में जो तकरीबन 83% युवा बेरोजगार है। ठीक है, जो बेरोजगार हैं उनमें से 83% युवा हैं, और इन्होंने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया कि 83% जो है वो बेरोजगार है। मतलब ठीक है, युवा ही अगर रोजगार की बात है तो जितने भी चाहे बेरोजगार है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसमें से युवा ज्यादा रहेंगे ना, तो उसमें वृद्ध या मिडिल एज वाले तो नहीं हो सकते हैं। तो जो भी परसेंटेज है उसमें से ज्यादातर युवा रहेंगे, ये तो हम सब भी समझते हैं, लेकिन किस प्रकार से राजनीति की जाती है वो हमारे को समझ आता है। लेकिन एक बात और है आयुष, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुद्दा है हरियाणा में फिलहाल ये भी रहेगा कि कम से कम ये तो बता दें कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भाग क्यों रहे हैं चुनाव लड़ने से। ठीक है, चलिए अब मैं मनीष जी का रुख कर लेता हूँ। मनीष जी, एक और विषय, हुड्डा जी जो है लगातार कभी कहते रहे कि हम अकेले लड़ेंगे और हम सक्षम हैं और मेरा अंतिम चुनाव है, तमाम तरह के वायदे भी करते रहे, अपनी सरकार ये भूल गए और ये भी बता दें कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ गया, उसका भी जवाब दे दें। और ठीक है, एक ही सीट तो दिया भाई, ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूँ, मैं मनीष से जवाब लेता हूँ। चलिए, जिसका जिक्र आपने किया यहाँ पर, वो बोले कि अगर मैं सोनीपत से नहीं लड़ा होता तो दीपेंद्र जो है वो रोहतक से जीत जाता। मतलब पूरा हरियाणा का दम भरने वाले सिर्फ रोहतक तक से
कर रह गए। चलिए मनीष जी से जवाब लेते हैं। ठीक है, सवाल आ गए वंदना जी आपके, मुझे लगता है मनीष जी का। हाँ ठीक है मनीष जी मुद्दे क्या है कांग्रेस के पास, और सारी पार्टियां हम लोग देख रहे हैं। चलिए बीजेपी तो ठीक है, और पार्टियां भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर किस तरह से क्यों भाई चिंतित हैं? मनीष जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मेरी बहन ने बहुत सारी बातें कही और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं सुन रहा था इत्मीनान से वो भी सुनेंगे। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, 10 लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी, जेजेपी और सेंटर में भी बीजेपी के तो देखे जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे युवाओं के साथ बेरोजगारी का मुद्दा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। अगर भ्रष्टाचार की बात करें आयुष जी, ऐसा कोई महकमा नहीं है, चाहे वो निगम हो, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे किसी को रजिस्ट्री करानी हो, ऐसा कोई विभाग नहीं, चाहे वो डीटीपी हो, हुडा हो, जहां बिना पैसे के काम चलता हो। जो ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, जो भय मुक्त शासन की बात करते थे, इनकी सरकार के कार्यकाल में, कोरोना काल में जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो शराब को लेकर घोटाले हुए, चाहे वो माइनिंग को लेकर घोटाले हुए, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले हुए, जहां पर कोरोना में पूरा देश में ताला लगा हुआ था तब भी रजिस्ट्रियां हो रही थी। तो अपने आप में घोटाले सबने देखे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखे हैं। उसके बाद जो चौथी सबसे बड़ी बात आती है, इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन को काटने का काम करा। उसके बाद किसानों के सर पर जो लाठियां इन्होंने बरसाई, 750 किसान शहीद हो गए। उसके बाद दोबारा किसान आंदोलन अब दोबारा चल रहा है। किसान जो एमएसपी की बात करते थे, जो उनके ऊपर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की सरकार ने बात करी थी, वो जस के तस पड़े हैं। उसके बाद अगर टीचरों की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें, आशा वर्कर की बात करें, रोडवेज के कर्मचारी की बात करें, किसी भी कर्मचारी की बात करें, तो हर कर्मचारी इस सरकार में धरने पर बैठा अपनी मांगों को लेकर। ओपीएस की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाली कर लेकर यहाँ पर पूर्व कर्मचारियों ने प्रदर्शन करा। पंच और सरपंचों को चंडीगढ़ में बुलाकर डंडे से पीटने वाली सरकार। आयुष जी, मेरा ये मानना है सरकार नियत से चलती है जी। सरकार लाठी और डंडे और गोलियों से नहीं चलती। इन्होंने खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार करा, इन्होंने महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करा, महिला कोच द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप पर आदरणीय खट्टर साहब, हमारे यशस्वी खट्टर साहब ने खड़े होकर विधानसभा में कहा कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जब एक महिला कोच द्वारा हरियाणा के किसी मंत्री पर अगर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा ले लिया था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे थे कि जी वो कसूरवार है या बेकसूर है, लेकिन एक जब आप किसी पद पर हो, आप किसी मंत्रालय में मंत्री हो, तो वो जो जांच हो रही है, उस जांच को हम कैसे कह सकते हैं कि वो जांच बिल्कुल सही होगी? आप उसको कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का ये मानना था कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लो और जो जांच है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें गलत क्या है? ठीक है मनीष जी, लेकिन नैतिकता के आधार पर तो अगर राजनीति में आजकल के परिदृश्य में अगर नैतिकता के आधार पर चीजें मनीष जी होने लगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएं। लेकिन मनीष जी एक सवाल है, मनीष जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल है मनीष जी मेरा सवाल है, मनीष जी मेरा सवाल है इसके साथ। ठीक है, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं। मनीष जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इतनी एडवर्स सिचुएशन है, इतने सारे मुद्दे अगर आपने गिनवा दिए कि भाई देखिए हर एक वर्ग आप कह रहे हैं कि नाराज है सरकार से, फिर गठबंधन में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर तो अकेले आपको जाना चाहिए, आपको तो जनता वोट करेगी और आप सत्ता में आएंगे। आयुष जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। गठबंधन की हमारे को हरियाणा प्रदेश में, हर प्रदेश की अलग अलग स्थिति है। अगर देखा जाए तो 3-4 ऐसे प्रदेश हैं जहां बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही है और दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ा रही है। तो बीजेपी ने जो गठबंधन करा है वो हमारे से ज्यादा करा है। और अगर बीजेपी डरी हुई नहीं है तो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर क्यों गठबंधन किया जा रहा है? अगर बीजेपी डरी नहीं हुई है तो मणिपुर में और जहां पर एक दो जगह और हैं वहां पर क्यों? अभी देखिए एक तरफ आपने कहा मनीष जी कि एक आरोप था संदीप सिंह के ऊपर, तो आपने कहा कि उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो जेल में चले गए, उनका इस्तीफा ना हो इसके पक्ष में आप लोग खड़े हुए हैं। तो ये दो तरह की बातें अगर आप लोग करेंगे तो जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? वहां भी तो बीजेपी ये कह रही है कि भैया उनके ऊपर तो इतना बड़ा आरोप है, वो तो जेल चले गए, अब तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। आयुष जी 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ देश में जो एक मुख्यमंत्री को कुर्सी पे बैठे हुए को ईडी ने गिरफ्तार किया। और ईडी ने जो सबूत पेश करे, जो हम भी सोशल मीडिया पे जो उनकी बहस सुन रहे हैं, अगर वो उन तथ्यों को देखा जाए कि 6 गवाहों ने तो उनके
उनके पक्ष में बयान दे रखे हैं और एक सब ठीक है मनीष जी, मैं तो कह रहा हूं कि हम देखिए, तो फैसला तो कोर्ट सुनाएगा ना मनीष जी, फैसला तो कोर्ट सुनाएगा, लेकिन अगर आरोप लगा है, जैसे संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगा, वैसे केजरीवाल जी के ऊपर भी आरोप है, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा हो सकता है ना, जो बात आप कह रहे थे, मैं उसको कोट कर रहा हूं केवल। हम अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा के बारे में नहीं, अब आप उनके साथ गठबंधन में, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, और आप उनके पक्ष में हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। हादसा हुआ है तो रेल मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस में ये प्रचलन रहा है, कांग्रेस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देती है। अगर बीजेपी कहीं अपने मंत्रियों को, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे वो टीरी तो कांग्रेस को पक्ष में खड़े होना चाहिए ना, कि भाई ठीक है, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए गए ब्रिजभूषण पे, चाहे वहां पर भी देख लीजिए इस्तीफा नहीं लिया गया। तो ऐसी ये जो कार्य प्रणाली है, ये विचारधारा बीजेपी की है। ठीक है, लेकिन मनीष जी फिर ये बताइए भाई, कैंडिडेट में इतना लेट क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपका उत्तर समझ गया, मुझे लगता है बैठे हुए पैनलिस्ट ने भी समझ लिया। मुझे आप ये बताइए कि ये कैंडिडेट्स के नाम में इतना लेट क्यों हो रहा है, ये डिले क्यों है? कैंडिडेट के नाम में इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, वो वहां से लेट आए, और जो भी हमने जितने भी कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं, लगभग एक आध दिन में हमारे सारे, क्योंकि बीजेपी के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे कांग्रेस से गए हैं, सारे उधार के लिए हुए कैंडिडेट हैं। अगर ये अपना 400 का दम भरते हैं तो अपने कैंडिडेट, अपने कार्यकर्ताओं को जो 40 साल से दरी बिछा रहे थे, उनको मौका देते। ये कांग्रेस से लिए हुए उधार के नेताओं को, जो कांग्रेस में सांसद थे, अध्यक्ष थे, ये उनको लेके टिकट दे रहे, तो इसका मतलब बीजेपी के पास अपना नेता नहीं है, बीजेपी के पास अपना जनाधार नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो 50 साल से दरी बिछा रहे हैं, उनको क्यों नहीं बीजेपी पार्टी मौका दे? ठीक है, लेकिन ये तो हर जगह होता है ना मनीष जी, ऐसा थोड़ी ना, अभी उधर से कोई नेता आपके यहाँ आएगा, आपके यहाँ भी आकर के शामिल होता है और उनको टिकट मिलता है, और अभी हाल में ही शामिल हुए, उनको भी टिकट मिलेगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी। आयुष जी एक मिनट और लूंगा। जी जी जी। पहले ये कहते थे नवीन जिंदल जी कोयले घोटाले में आरोपी है, और आज ये वो कोयले घोटाले के आरोपी को बीजेपी जो लेकर हाँ, ये सवाल आपका वैलिड है, मैं इसका जवाब वंदना जी से लूंगा, ये कल भी उठा था चर्चा में, मैं जवाब ले लूंगा, मैं समझ गया आपका सवाल। ठीक है विवेक जी, एक तो जननायक जनता पार्टी की तैयारी बताइएगा, और मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के, कि किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं। और दूसरा, हम लोग भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है कि आपके पास भी तो कैंडिडेट नहीं, आप तो अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि आपको उतारने हैं चुनाव में, कहां से कौन से उम्मीदवार, ये भी नहीं आप बता पा रहे हैं। विवेक जी जवाब दीजिए। आयुष भाई, चार्ज को बोलने चलने बोलने जिसको चलने, आज कांग्रेस ने क्या अपने सारे के सारे कैंडिडेट उतार? मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी पूरी पूरी आज हमारे पास तो संगठन, चाहे बूथ योद्धा हो चाहे बूथ सचिव, पर कांग्रेस आज जब संगठन ही नहीं बना पाए इतने सालों में, तो आज के दिन ये चुनाव में बड़ी बड़ी बातें। मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, मैं तो एक ही बात पूछूंगा, आपने कहा 3 मुद्दों पर, मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, चाहे पिछले आप 2 टर्म का आंकड़ा उठा लीजिए, चाहे 3 टर्म का आंकड़ा, आज तक जितने भी एमपी बन के गए, उन्होंने हरियाणा के हित की बात कहाँ करी? चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो कांग्रेस के, दोनों ही बता दें। राव देवीलाल जी एक बात कहा करते थे, रीजनल पार्टीज और रीजनल पार्टी होगी वही हरियाणा प्रदेश के हितों की बात उठाने की बात करेगी। हम इस दर्द समझते हैं, जो लोकल पार्टी होगी, जो रीजनल पार्टी होगी, वही लोकल मुद्दे उठाने। आज के दिन अगर ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे बैठ के, मैं अभी सुन रहा था, हमारी बड़ी बहन है वंदना पोपली जी, वो भी कह रहे थे कि हमने छुपाने का काम किया। हाँ, आपने छुपाने का काम किया, नवीन जिंदल चुनाव लड़ने से मना करके थे, उनको छुपा के चुनाव लड़ा। आज जब तक खोल घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, अभी मैं सुन रहा था मेरे कांग्रेस के साथी भी खोल घोटाले का जिक्र कर रहे थे, पर इनको पता नहीं। रियलिटी जो है वो यही है कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का खात्मा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव से पीछे हटना पड़ रहा है और खुद मानना पड़ रहा है कि हाँ, मैं पिछली बार अगर सोनीपत से ना लड़ता तो मैं रोहतक जीत जाता। आज के दिन कांग्रेस का खात्मा होगा, बीजेपी का नया नाम होगा न्यू कांग्रेस। बीजेपी के अंदर सारे कांग्रेस जाएंगे और वही जो पहले ही चलता है वही चलाने का काम करेगा। आज हम तो एक चीज जानते हैं कि जो मुद्दे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने उठाए, चाहे ट्रैक्टर पे टैक्स लगाने की बात हो, चाहे जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था और जाट रक्षण की आग में, और उस टाइम पे बाबू बेटा जिस टाइम सिक्योरिटी मांगने का काम कर रहे थे, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा के अंदर जाके मुद्दे को उठाने का काम किया कि ये क्या किया जा रहा है। उस टाइम के मौजूदा
बीजेपी के सांसद जो आज कांग्रेस के साथ हैं, जो कांग्रेस के अलायंस में है, उन द्वारा किस तरह के बयान दिए गए, उनको बताने का काम किया गया। आज ये बताएं कि चाहे कांग्रेस वाले हैं चाहे बीजेपी वाले हैं, इन्होंने लोकल मुद्दा कोई उठाया हो। ठीक है विवेक जी, देखिए ठीक है, लोकल मुद्दा उठाया नहीं उठाया ये जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूं और वो जनता तय करेगी। लेकिन विवेक जी मुझे बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 10 के 10 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, थोड़ा जमीनी बात बताइएगा, कितनी सीटें आपको लगता है कि आप लोग जीतने वाले हैं हरियाणा में? क्योंकि यहां तो दोनों पार्टियां कह रही हैं हम भी 10 जीतेंगे, वो कह रहे हैं हम भी 10 जीतेंगे। आप बताइए, जमीनी बात मैं पूछ रहा हूं। 10 के 10 कैंडिडेट उतारेंगे और 4 से 5 सीटें हमारी जो हैं, जिन पे हम अच्छे से चुनाव लड़ते और जीतने का काम करते, इसमें कोई किंतु परंतु। आज के दिन रियलिटी है, ये लोग पहचान चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि किस तरह से ये नेशनल पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ वहां जाके बैठने का काम करते हैं और कुछ नहीं, सुख सुविधाएं लेने के अलावा इन्होंने हरियाणा के हित की कोई बात, ठीक है, अगर कोई की हो तो वंदना जी भी बता दें। और मेरे ठीक है, आपका ये कहना है कि रीजनल पार्टीज ज्यादा इफेक्टिवली उन बातों को उठा सकते हैं। ठीक है, मैं ओंकार जी का रुख करता हूं। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी बताइएगा और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आप जा रहे हैं चुनावों में? आयुष जी, बहुत बढ़िया डिबेट का मुद्दा आपने रखा और 3 प्रश्न भी बहुत बढ़िया किए। देखिए, मैं पहले अपनी तैयारी की बात करता हूँ। 2 सीटें हमने डिक्लेयर कर दी हैं और 8 सीट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि अपनी अपनी रणनीति होती है प्रत्येक पार्टी की। कोई पहले डिक्लेयर करना चाहता है, कोई बाद में डिक्लेयर करना चाहता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। ये व्यक्ति का, पार्टी का विशेषाधिकार है कौन सी टिकट कब अनाउंस करनी है। हाँ, लास्ट डेट से तो पहले अनाउंस हो जाएगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न आपने पूछा कि मुद्दे कौन कौन से होंगे, तो आयुष जी मैं बताना चाहता हूँ, मुद्दे ही मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, पेपर लीक मामले, विशेष तौर पर हरियाणा में, पेंशन कट जाना, पीले कार्ड कट जाना, पोर्टल खेलना, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इतने मुद्दे हैं कि जनता आज लाइनों में लगी है। प्रदेश में 48.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाएगी, सारी की सारी गलत, और 72.6 लाख परिवार पहचान पत्र बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 84 लाख गलतियां आई। सोचने की बात है, 72.6 लाख जनता, 84 लाख गलतियां, 48.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी, ये सारे के सारे आज नगर निकाय विभाग के कर लगा रहे हैं। आज भी किसी निकाय विभाग में चले जाइए, सारे के सारे ऐसे ही हैं। लेकिन अफसोस, जब हम बात करते हैं ना हरियाणा की, तो ये बीजेपी वाले चले जाते हैं हिमाचल, दिल्ली, पंजाब में और आंकड़े बताने लग जाते हैं। आयुष जी, आंकड़ों से अगर पेट भरता तो हम लोग रोटी ना खाते, हम नौकरी ना मांगते, हम आंकड़ों से पेट भर लेते। लेकिन ये बीजेपी वाले, जब इन्होंने केंद्र का बजट डिक्लेयर किया तो इन्होंने 4 मुख्य वर्ग बताए। यही वर्ग मनोहर लाल जी ने हरियाणा के बजट में बताए। 4 वर्ग थे, महिला, किसान, युवा और गरीब। जब हम महिला की बात करते हैं तो आयुष जी आपको भी पता है महिला पहलवानों के साथ क्या हालात हुए, कहां तक धरने देने पड़े उनको एक दोषी को गिरफ्तार करवाने और उनको अदालत तक पहुंचाने के लिए। अगर गरीब की बात करें तो मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की गारंटी। जरा इनसे कोई पूछने वाला हो, आगे आ जाएंगे पूछने वाले कि ये गारंटी युवा को रोजगार क्यों नहीं देते। आज किसान सड़कों पर बैठा है, उसको एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते। काला धन वापस लाने की बात करी थी आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड के तरीके से आपने काला धन जो भारत का था वो आपने हजम करने की बात कर दी। आप काला धन वापस लाने की बात क्यों नहीं करते। कहाँ है आपकी स्मार्ट सिटी, कहाँ है नदियां जोड़ने की योजना, कहाँ है बुलेट ट्रेन। ये सब सिर्फ जुमले हैं। 2014 में जब ये आए तब इन्होंने जुमले दिए, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, ये करेंगे वो करेंगे, जुमले देके जनता को भरमा लिया। 2019 के स्टार्टिंग में जनता में पूरा रोष था, आयुष जी आपको भी मालूम है, सबको मालूम। लेकिन पुलवामा हुआ या करवाया गया ये तो इनको पता होगा या ईश्वर को पता होगा। लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, कब आया, ये नहीं बता पाए। एक 10 ग्राम अफीम होती है ना व्यक्ति की जेब में, तो पुलिस सूंघती पकड़ लेती है। आज तक 5 साल होने को हो गए, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं बता पाए।
जब भी कोई बात होती है ठीक है, तो ये क्या तो ओंकार जी बोलते हैं, अभी 24 में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि चलिए 14 में आपने कहा कि इन्होंने जुमले देके भरमा लिया, 19 में आपने कहा कि पुलवामा की वजह से जीत गया, अब 24 में तो ऐसा कुछ नहीं कर लिया कि बाद में आप लोग कहें कि ऐसा किया इसलिए हो गया, इसलिए जीत गया। 24 में भी बताने जा रहा हूँ आयुष जी, जब भी बात होती है कहते 370, 3 तलाक, राम मंदिर, क्या रोजगार मिल जाएगा इससे? क्या पेट भर जाएगा गरीब का? कुछ नहीं होने वाला, जनता को भरमाने की बात है। जो जुमला 2014 में था वो जुमला 2019 में चौकीदार बन गया, मैं भी चौकीदार तू भी चौकीदार, और अब वो जुमले का नाम बदलकर गारंटी रख दिया गया है। नारा 400 पार का, 10 में से 6 कैंडिडेट उतार का। अरे भाई आपके पास 10 कैंडिडेट तो हरियाणा में है नहीं, हमारे कैंडिडेट आपके सामने आएंगे, रुकिए हमारी रणनीति अभी हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, उधार का कैसे भाई ओंकार जी, एक पार्टी मुझे बता दीजिए जिसमें कोई इधर से उधर या उधर से इधर ना आया हो, ये उधार का कैसे है ओंकार जी? मुझे बताइए ना, क्या इंडियन नेशनल लोकदल में दूसरी पार्टी के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? क्या इंडियन नेशनल लोकदल में, ओंकार जी मेरा प्रश्न है, क्या इंडियन नेशनल लोकदल में क्या दूसरी पार्टी के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? आप भी उधार का लेके आए फिर तो। आयुष जी मैं अपनी 1 मिनट में बात कंक्लूड। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का नाम मोदी जी ने लिया था 2014 में, और 35 मिनट पहले वो ज्वाइन करते हैं, 35 मिनट बाद उनको कैंडिडेट बना दिया जाता है। ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। ठीक कहा मेरे भाई विवेक चौधरी ने कि बीजेपी का नाम बदलकर न्यू कांग्रेस रख दिया जाएगा, ये भी सच्चाई है। इनके पास हरियाणा में जितने कैंडिडेट हैं, ये कहते हैं हमने पन्ना प्रमुख बना दिया, पन्ना प्रमुख बना दिया। अरे कैंडिडेट तो सारे ओंकार जी ऐसे होता है भाई, आदमपुर के उपचुनाव में भी आपने जो कैंडिडेट उतारा था वो आपने भी ऐसे ही शामिल कराया था, और उसके बाद उसको आप लोगों ने कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तो सारी पार्टियां करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टी यहां पे कर रही, मैं सारी पार्टियों को कह रहा हूं। ठीक है वंदना जी, ये दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स आप लोग ले आए अगर, और नवीन जिंदल को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न है। ठीक है ओंकार जी मैं जवाब लेता हूं। वंदना जी, ये दूसरी पार्टी के कैंडिडेट की जरूरत आप लोग को क्यों पड़ रही है? देखिए कुछ लोग गलत, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों में सभी लोग गलत हैं, कुछ लोग गलत प्लेटफॉर्म में होते हैं, और अगर वो सही प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं तो उसमें एतराज किया है। और यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है फिर तो मोदी जी गलत हो गए। एक शब्द नहीं बोले, मैं आपके एक शब्द नहीं बोले। चलिए ठीक है, अब एक एक करके ओंकार जी एक आराम से सुना। वंदना जी ने आप लोग की बातों को सुना, अभी उधर से आप लोगों की बातों को सुना उन्होंने। ठीक है अब उधर से इतने सारे प्रश्न पहले उत्तर में बतला गए, वंदना जी अभी तो शुरू हुआ है। सुनिए जी, देखिए जहां तक बात हो रही है, ये बार बार कह रहे हैं कि आप डर गए क्योंकि आपने दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी जो ज्वाइन करे थे आपकी पार्टी में, उनको आपने जो है प्रत्याशी तो कह रहे बीजेपी का नाम भी बदल करके हम न्यू कांग्रेस कर लेना चाहिए। इतने कैंडिडेट आपके पास, या इतने सारे लोगों को आपने शामिल कर लिया कांग्रेस पार्टी के, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हर एक पार्टी के आ रहे हैं तो सारी न्यू एनएलडी, न्यू कांग्रेस और बाकी जो न्यू पार्टीज हैं वो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप ये देखिए जो इंडी गठबंधन चला था, कहाँ चला था और कहाँ खत्म हो गया, धीरे धीरे पत्ते चले गए, वो सभी ने देखा था। चलिए मुझे लगता बीच में नहीं मनीष जी ठीक है मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पार्टी कोई मुझे यहाँ पर बता दे बैठे हुए पैनलिस्ट की जिनकी पार्टी में दूसरी पार्टी के लोग ना आए हो ना, तो ये तो सब जगह होता है। ठीक है वंदना जी, ठीक है। अरे मनीष जी ठीक है, एक सेकंड, अभी वंदना जी का समय में आता हूँ। मनीष जी आपके पास अभी वंदना जी। हाँ वंदना जी। अरे इतना बुरा हाल, पता है आप हार रहे हो, लेकिन सुन लो। देखिए सबसे पहले आप कहते हैं कि हम डर गए इसलिए हमने जो है कैंडिडेट बदल दिए, या हम दूसरी पार्टी से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको हमने प्रत्याशी बना दिया। मुझे यहाँ पर मनीष जी बता दें, क्या 2019 में जो इनके प्रत्याशी थे क्या 2024 में भी वही रहेंगे? उनको नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई दूसरी पार्टी से आना है तो उसको प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। क्या अगर वो इस चीज को यहाँ पर प्रमाण करते हैं तो मैं उनकी बात को मानने को तैयार है, फिर मैं आगे अगली बात पे चलूंगी। अगली बात यहाँ पर ये बार बार एक पुलवामा की बात इन्होंने कही थी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि देश के बारे में इस तरह से सोचना। आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि 300 किलो आगे कहाँ से आया, वो समय भूल गए जब एक एक जगह पर बम विस्फोट होते थे, आतंकवादी। अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ओंकार जी सुन लेते हैं। ओंकार जी सुनते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आप आराम से जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। ओंकार जी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा ना, इस तरीके से ना आपकी बात जाएगी ना उनकी बात जाएगी, कोई फायदा नहीं इस चीज का। वंदना जी, देश की राजधानी में जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया करते थे तो पहले कहा जाता था सबसे पहले अपनी सीट के नीचे देखो कोई बम तो नहीं है। वो समय देखा जब देश के अंदर आतंकवादी घुस कर आकर विस्फोट करके चले जाते थे और ये कुछ नहीं कर पाते थे। हमने तो जवाब देने का दम है,
जवाब दिया है और बार बार दिया है, और हो सकता है इसमें आपको एतराज रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, यहाँ पर नैतिकता के आधार पर कुछ चीजों की बात कही जा रही थी, यहाँ पर आपने भी पूछा इनसे, लेकिन इतना बता दीजिए, ये बार बार नैतिकता के आधार पर जिस व्यक्ति को कहते थे कि शराब घोटाला हमने उजागर किया, वो जो घोटाला है वो आम आदमी पार्टी ने किया था, कांग्रेस की बार बार स्टेटमेंट आती थी, आज वो उनके जाके गोदी में बैठ गए, वो तब नैतिकता कहाँ गई? आप एक नवीन जिंदा को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगी, मेरी पार्टी किसी भी अगर गलत एक्टिविटी है तो उसमें, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये बताइए, आप किस आधार पर जिस तरह बोलते थे कि जो ये पूरी की पूरी पार्टी है वो घोटालेबाज है, उसकी गोद में जाकर क्यों बैठ गए, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि बार बार जो प्रश्न है मुझसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए, आपकी जो स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है, कल उदयभान जी कह रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला नहीं लड़ेंगे क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं। पता नहीं, शायद वो भूल गए कि दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा के सांसद है, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। दूसरी बात, आपने कहा कि कर्मचारी वर्ग परेशान है, ये कांग्रेस कह रही थी, ओपीएस की बात कर रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का नाम लेकर तो सरकार बनाई, लेकिन सैलरी देने को पैसे नहीं थे, पंजाब में सैलरी देने को पैसे नहीं है। तो ये जो अभी क्या कहते हैं कि हिमाचल की बात मत करो, पंजाब की बात मत करो, ये कहते हैं हमारे बारे में बात मत करो, हमारे पुराने कर्म मत बताओ, हमारे दूसरे राज्यों में सरकार है उससे कंपेरिजन मत करो, अपने बारे में अच्छा मत बताओ। अरे आपके हिसाब से थोड़ा चलेंगे, कंपेरिजन तो करके बताएंगे। कहाँ से आ रहे हैं पैसे? इस चीज को बताएंगे, इस चीज को सुनना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा कर रही है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इकट्ठा कर रहे हैं। मनीष जी सभी लोग त्रस्त हैं, ये बताते हैं कि सभी लोग त्रस्त है। तो मुझे इतना बता दीजिए, रिसेंटली 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उसमें आपकी क्या स्थिति हुई? 3 बड़े स्टेट आपके हाथ से गए, आम आदमी पार्टी डक पर आउट हुई। ये जो स्थिति है ये समझनी चाहिए कि आपकी स्थिति इस समय जनता समझ पा रही है कि कांग्रेस ने क्या कर्म किए थे, और अभी वो उनकी स्थिति क्या है केंद्र के स्तर पर भी। और आप इतना ही बता दीजिए, आपका तो अभी तक लीडर भी अनाउंस नहीं है ना कि किसके नाम से आप इलेक्शन लड़ेंगे। आपने गठबंधन बना दिया, वो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हो गई, समोसों के ऊपर लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक लीडर फाइनल नहीं है कि किसके। ये जो सही बात है कि दूल्हा कौन है बारात का, वही नहीं पता। आप जनता के सामने यही नहीं प्रेजेंट कर पा रहे। ठीक है, देखिए वंदना जी, हरियाणा के अंदर पेंशन, बेरोजगारी और किसान, ये 3 प्रश्न हम लोगों को दिखते हैं। वंदना जी, पेंशन, बेरोजगारी और किसान, ये 3 मुद्दे कम से कम हरियाणा की फिजाओं में तो तैरते हुए दिख रहे हैं कि पॉलिटिकली तो इसको उठाने की कोशिश विपक्ष लगातार यहाँ पे कर रहा है। क्या ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज नहीं होगा? इस पे कैसे कन्विंस करेंगे आप जनता को? देखिए, कहते हैं ना, झूठ को बार बार बोलो, जोर से बोलो तो कहीं सच हो जाता है। लेकिन आज हमारी जनता बहुत अवेयर है। अरे आ रहा हूँ, जवाब आने दीजिए भाई, सत्ता पक्ष उधर से ही जवाब आएगा। हाँ वंदना जी, उनको सब पता होता है कि स्थिति क्या है। अब क्या है कि हमारे लिए जो राजनीति है वो सेवा है, इनके लिए रोजगार था, तो बेरोजगारी पे सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले यही हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा ही मतलब होता तो क्यों उन युवाओं की नौकरियों को छीनने के काम करते हैं? हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, हमने गरीब बच्चों के घर में नौकरी दी, उसमें ना उनको पैसा देना पड़ा, ना उनको कहीं अप्रोच लगानी पड़ी, योग्यता के दम पर दी। तो उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ क्या ढूंढ के लाए कि हम शोर में चाहते हैं बेरोजगारी है बेरोजगारी? अरे बेरोजगारी कांग्रेस में है, बेरोजगारी एनएलडी में है, बेरोजगारी विपक्षी पार्टियों में। मनीष जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, रोजगार देने के ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि झूठ को जोर जोर से बोल रहे हैं, विपक्ष झूठ को जोर जोर से बोल रहा है। ठीक है मनीष जी, एक बात ठीक है, आप इनकी वंदना जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इनके पास उधार के कैंडिडेट हैं, तो आपकी पार्टी को छोड़ के लोग जा क्यों रहे हैं इतनी भारी तादाद में? आयुष जी, हमारी पार्टी से लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो नहीं पता, पर लेकिन ये जरूर है कि पहले ईडी आ रही है फिर लोग जा रहे हैं। अब वो क्या चक्कर है वो समझ में नहीं आ रहा। बाकी वंदना जी अभी जवाब लेते हैं। वंदना जी, अभी मनीष जी का समय। हाँ मनीष शामिल हो रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देना इस बार प्रेफर करेंगे। हम बड़े नेताओं को टिकट नहीं देंगे। जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि 400 पार, मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा, तो जो बेचारे 60 साल से 70 साल से कार्यकर्ता दरी बिछा रहे थे उनका नंबर आ जाने देते। अगर आपकी इतनी हवा है तो विजेंद्र जी को आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टिकट दे रहे हैं तो इसका मतलब हवा नहीं है। अगर आपकी इतनी हवा है, आपने कहा हिमाचल में आपने ओपीएस नहीं दी, हिमाचल में सरकार तो चलाने दो, ईडी को तो वापस बुलाओ। कहाँ आपका सरकार तोड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है ईडी के अलावा। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की सच्चाई, शुक्र है
न्यायपालिका की, न्यायाधीश की, चंद्रचूड़ साहब की कि उन्होंने क्लियर कर दिया, वरना एसपीएफ तो मना कर चुकी थी। बाकी हरियाणा में तो इनका कुछ है नहीं आयुष जी। इन्होंने जिस तरीके से लाठी डंडे से सरकार चलाई है, किसान को इन्होंने पीटा, सरपंच इन्होंने पीटा, महिला पहलवानों को इन्होंने पीटा, इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिनको इन्होंने लाठी डंडे से नहीं पीटा हो। तो इनका हरियाणा में वंदना जी, ये नारा लगाने के रह गए हैं खाली 400 पार। जैसे नारा लगाया था ना 75 पार, 80 पार, 83 पार और निकले 40। हो सकता है ये 400 कह रहे हो, ये 40 पे रुक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन मनीष जी ये बताइए ना कि कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि आप लोग जैसे कहते हैं ना, ये भी कह रहे हैं कि हम भाई 10 के 10 जीतेंगे, इनके पास तो ये है कि ये पिछली बार भी जीते थे 10 के 10, इसलिए वो अभी भी कह रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे। लेकिन आप लोग कैसे, आपको लग रहा है? और उसके अलावा गठबंधन में जा रहे हैं आप लोग, अगर इतना कॉन्फिडेंट थे तो आप लोग अकेले लड़ सकते थे चुनाव, कि क्यों आपको लग रहा है कि इस बार फिजा बदली? अकेले तैयार थे। हुड्डा साहब ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया था कि हरियाणा में हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन हुआ वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पे हुआ और बहुत सारे प्रदेशों में जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें एक सीट आम आदमी पार्टी को हरियाणा में गठबंधन के तहत देनी पड़ी। तो प्रदेश में किस तरीके की कार्रवाई करनी है, प्रदेश से सलाह मशवरा करके सेंटर उस बात को निर्धारित करता है और उसमें हम 9 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। और मैं देखिए मनीष जी, एक चीज और बार बार कही जाती है कि आपके बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये आरोप तो पूरा समूचा विपक्ष हम लोग देख रहे हैं कि भाई आप लोग बड़े नेता आपके लड़ना नहीं चाहते हैं, दूसरे नेताओं को वो आगे कर देते हैं, उनका नाम बताते हैं कि फला लड़ लें, वो बड़े नेता हैं। ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है, इसको कैसे देखें हम लोग? देखिए, सत्ता पक्ष के पास, बीजेपी के पास आज ना तो किसान के लिए कुछ बात करने के लिए, ना जवान के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना नशे के ऊपर ये बात कर सकते हैं, ना एजुकेशन पे, ना हेल्थ पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पे। अरे भाई, आप अपनी बात करो ना कि 10 साल में जो काम करा, काम के नाम पर वोट मांगो। कांग्रेस पार्टी के बड़ा नेता लड़ेगा या कार्यकर्ता लड़ेगा, उस बात से आपको क्या दिक्कत है? और कांग्रेस पार्टी को जो सही रहेगा वो उसका अपना फैसला है। जनता जिसको चाहे, वो कह रहे हैं वो तो बड़े नेता डर रहे हैं चुनाव लड़ने से। उनका आरोप है कि वो डर रहे हैं कि वो हार जाएंगे। आपका फैसला है, हमारा फैसला कोई और करेगा। चुनाव लड़ने से जो डरते हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं ईडी के डर से। जो कांग्रेस का बब्बर शेर है वो आदमी पार्टी के लिए खड़ा है, क्या वो किसी चलिए विवेक जी कांग्रेस में, ठीक है, एक सेकंड, अपनी पार्टियों में खड़े हैं। ठीक है विवेक जी, दुष्यंत चौटाला जी को भी हम लोग सुन रहे थे, अजय चौटाला जी को भी हम लोगों ने सुना, उन्होंने भी यही बात कही कि भाई देखिए कांग्रेस में लोग लड़ना नहीं चाहते चुनाव। लेकिन मनीष जी तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ चाहे कार्यकर्ता लड़े या बड़ा कोई उनका नेता लड़े, वो जो भी लड़ेगा वो चुनाव यहाँ पर जीतेगा। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वहां लोग लड़ना नहीं चाहते या वो डर रहे हैं? विवेक जी। नहीं, हम लोगों को नहीं लगता आयुष भाई, ये तो इनके नेता खुद ही कह रहे हैं बारी बारी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ेगी, अगले दिन कुमारी शैलजा जी का बयान आता है कि नहीं, मैं विधानसभा लड़ने की इच्छुक हूं, मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहती। और बारी बारी भूपेंद्र हुड्डा जी बारी बारी जवाब दे चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे तो बब्बर शेर कहने का काम अभी मनीष जी ने किया, पर बब्बर शेर भीगी बिल्ली क्यों बन गया जब उनको कहा गया कि आप सोनीपत से लड़िए। आज के दिन नहीं, आप सुनने का काम कीजिए। आपकी बात बोला, आपने कुछ भी बढ़ाया, आपने कुछ भी बढ़ाया, वो जनता ने सुनने का काम किया के लिए बोला है। जो आपने आप सुनने का काम कीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा। अभी मैं सुन रहा था, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से जवाब मांगा और इनके पास जवाब नहीं था। बीजेपी की प्रवक्ता साथी कभी पुलवामा पे ले जाती हैं, कभी कहीं ले जाती हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये बताइए कि हरियाणा के हितों की आवाज कब इनके सांसदों ने उठाई, या सिर्फ वहां चाय और समोसा खाने के लिए जाते थे, चाय पीने के लिए जाते थे, गद्दी पे बैठने के लिए जाते थे, या जो फैसिलिटीज मिलती है वो लेने के लिए जाते थे? इसका जवाब इनके पास नहीं है। हमने वो टाइम भी देखा है कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में होती थी और उसके कारण हरियाणा के लीडर SYL के ऊपर नहीं बोलते थे। आज कांग्रेस ने समझौता कर लिया। कांग्रेस के लीडरों ये तो बता दें कि आम आदमी पार्टी से, भगवंत मान से हरियाणा के हकों का पानी दिलवा देंगे क्या? हमने वो भी टाइम देखा है जब SYL की बात हुई और पंजाब में जाके कांग्रेस के इनके सुरजेवाला जी वो कहते हैं पंजाब दा पानी पंजाब लई। इनके दीपेंद्र हुड्डा, उनको सांप सूंघ जाता है, उनको कहीं नहीं दिखता कि हरियाणा के हकों के साथ कुटाराघात हो रहा है। मैं बारी बारी सवाल पूछता हूँ। अभी बहन बोल रही थी कि कोई भी पार्टी का लीडर हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो तो हमें दिख रहा है।
आप दूसरी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करके अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे हैं। आज के दिन अगर आप इतने ही साफ सुथरे हैं, इतने ही साफ सुथरी छवि के हैं, तो आपने अभी मोदी जी को गलत बताने का काम किया, हमने नहीं। मोदी जी ने 2014 के अंदर जिसको गोल तिजोरी में रखना कहा, उसको आप कैंडिडेट बता रहे हैं और आप उसको साफ सुथरा बताने का काम कर रहे हैं। फिर गलत कौन है, आप हैं या मोदी जी? इस बात का जवाब जनता जानना चाहती है। आज के दिन आप यहां बैठ के तो बातें कर रहे हैं, पर मेरे को पता है इनके पास जवाब नहीं होगा और इनका जवाब नहीं आएगा। वो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देने का काम करेगी। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उनका एडवाइजर मुझे नहीं पता कौन है, आज एडवाइस उन्हें कौन देने का काम करता है। वो कभी कहते हैं 55% आबादी पलायन कर दी, फिर तो आयुष जी हरियाणा तो खाली हो गया, फिर इलेक्शन में वोट किससे मांगेगी? आज के दिन उनको कौन ये सलाह दे रहा है? वो एक बीएसपी के लीडर को ज्वाइन करा के ये बताने का काम करते हैं कि जेजेपी के लीडर ज्वाइन कराए। आपके चैनल ने भी खबर चलाने का काम किया, मैंने देखा भी। बीएसपी के लीडर को ज्वाइन करा के जेजेपी का लीडर बताने का काम करते हैं और फिर कहते हैं जेजेपी में तो है ही कुछ नहीं। अरे सोते जागते उठते बैठते आपको दिखती जेजेपी है और जेजेपी में कुछ है नहीं। जेजेपी का ही डर है आज के दिन। वो तो ये तो विवेक जी, वो तो जनता तय करती ना कौन सी पार्टी में क्या है, ये जनता तय करती। पॉलिटिकल पार्टियां तो जनता जवाब देगी और जनता नहीं पहले दिया, जनता जवाब देगी उसका। ओंकार जी, विपक्ष खाली कोई झूठ को बहुत तेजी से उछालता है, उसको प्रसारित करता है, इस वजह से केवल आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उस पर सरकार ने काम किया। वंदना जी ये बात कह रही है। ओंकार जी, आयुष जी, झूठ कौन सी पार्टी बोलती है? ये आप ना एक 2 साल के बच्चे से भी पूछ लो, वो भी बता देगा। मेरे को तो बता बता के शर्म आने लगी कि कौन सी पार्टी झूठ ज्यादा बोलती है। ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद, हमने ईमानदारी से नौकरियां दी। पिछले 9.5 साल में मैंने एक आरटीआई ली, मेरे पास है। 9.5 साल में इन्होंने 93,000 लोगों को नौकरियां दी। ये 1,10,000 1,20,000 कहते हैं, चलो हम उतना ही मान लेते हैं। इन्होंने ये बताने का काम नहीं किया पिछले 9.5 साल में रिटायर कितने लोग हुए। युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है? क्योंकि रिटायरमेंट होती गई। इन्होंने HKRN और सक्षम योजना में युवाओं का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया, उनके साथ छल किया, कपट किया। आज 2,09,600 पद खाली हैं। ये खाली कैसे हो गए? ये सोचने वाली बात है। युवा आज बेरोजगार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सक्षम और HKRN योजना के नाम पर, HKRN सरकारी ठेकेदारी प्रथा, पहले निजी ठेकेदारी प्रथा थी, अब सरकारी ठेकेदारी प्रथा। HKRN के मामले में 10,000 से लेके 14,500 तक तनख्वाह देते हैं और काम लेते हैं, कोर्ट क्लर्क का भी काम ले रहे हैं उनसे। टेम्परेरी नौकरी में कोर्ट क्लर्क का काम भी ले रहे हैं। ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे युवाओं का शोषण तो हो रहा है, सीटों का, पदों का दुरुपयोग भी हो रहा है। आज यहां तक कि इनको पटवारी भी कैजुअल रखने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, जनता के रिकॉर्ड से जो छेड़खानी होगी आने वाले समय में, उसका कौन जिम्मेवार है? ये ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई जो झूठ के बल पर पहली बार जीत गई, दूसरी बार पुलवामा हुआ, उसका कोई आंकड़ा नहीं आया। और मेरी बहन कहती है किसी भी घोटालेबाज को नहीं छोड़ेंगे। मैं मानता हूं ये किसी भी घोटालेबाज को नहीं छोड़ेंगे, सबको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, वॉशिंग मशीन में धुलाएंगे और निर्मा जैसी सफेदी वापस ले आएंगे। वंदना जी, कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें लोग धुल जाते हैं? ठीक है, वॉशिंग मशीन की बात ही कर लेते हैं। मैं बताती हूँ ओंकार जी, चलिए पूछ लेते हैं। ओंकार जी पूछ लेता हूँ मैं। ओंकार जी, वो मशीन कौन सी, जरा उसके बारे में पूछते हैं। ओंकार जी, उस मशीन के बारे में जरा जानकारी लेते हैं। वंदना जी, मैं बता देती हूँ। 2014 से पहले अगर हम भ्रष्टाचार पे जो केसेस की बात सुनते तो कौन कौन सी पार्टी का नाम आता था? SP, BSP, कांग्रेस, RJD, DMK। आज की बात कीजिए, आज की भूतकाल में नहीं कहिए। रुक जाओ। आज की बात करो, भूतकाल में क्यों चले जाते हो? भूतकाल में चले जाते हैं, भूषणकाल में चले जाते हैं। ओंकार जी रेफरेंस तो देना पड़ता ना, ओंकार जी रेफरेंस तो देना पड़ेगा। भूतकाल में नहीं, रेफरेंस तो देना पड़ेगा भाई, बताना तो पड़ेगा ना। आप मुझसे बेहतर हैं, उसके लिए एक आदमी का रेफरेंस तो आप देंगे ना, आपको मेरा नाम तो लेना पड़ेगा ना। एक सेकंड वंदना जी, ऐसा यूजीन से इलेक्टोरल बॉन्ड को कुछ लोग ठीक है। ओंकार जी, एक सेकंड वंदना जी, रेड उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड। आप यार 242 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए किससे लिए? ओंकार जी एक सेकंड। हाँ वंदना जी, म्यूट करिए प्लीज। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए
2014 से पहले की स्थिति मैंने बता दी, लेकिन आज आप ये देखिए कि मोहब्बत की दुकान का शटर खुलता है तो उसके बीच में से क्या निकलती हैं? नोटों की गड्डियां निकलती हैं। तो ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर बैठी हैं या जिन्होंने इंडी गठबंधन किया है, जो कि इनके घोटालों की डिफेंस डील थी, आज 8,442 करोड़ रुपए चंदा किसने लिया? हमें पता है, आपको किसी ने नहीं लिया। पता है, दुख आपका समझते हैं। सुन लीजिए, देखिए, तो ये घोटालों की डिफेंस डील करने वाले आज घोटालों का नाम लेते हैं यहाँ पर, तो कम से कम ये बता दीजिए जो गाय का मांस बेचती है कंपनी, उससे भी चंदा लिया। ओंकार जी सुनिए, क्यों तकलीफ है? ओंकार जी, अरे भाई ओंकार जी सुनिए, अभी आपको वॉशिंग मशीन के बारे में जानना था, अभी आप सुन नहीं रहे। एक सेकंड सुनिए, पहले उधर से जवाब आने दीजिए। आयुष भाई, एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। मुझे एक सवाल का, जहाँ से नोटों की गड्डियां बड़ा कह रहे हैं कि हमारी साफ सुथरी सरकार है, साफ सुथरी सरकार है, और गोपाल कांड जैसे आदमी जिस सुन लीजिए एक बार, उस समय बीजेपी की उमा भारती जी ने मुझे लगता है कि यहाँ पर वही विवेक जी, उसी का मैं जवाब ले रहा हूँ। देखिए, आप लोग के सवाल सारे मिक्स है ना। सवाल वही है कि भाई भ्रष्टाचार जिस पर आरोप लगाते थे आप ले आए, कौन सी मशीन है भाई? वही तो मैं जान रहा हूँ ना। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। तो मैं भी तो ये पूछ रही हूँ कि 2014 से पहले किस पर आरोप लगते थे, और सरकार में जो रहते हुए जिन्होंने जो काम किए थे वो तो सामने आएंगे ही। और ये जो मशीन कहते हैं, इनको तकलीफ ये है कि कैसे एक भी नहीं आया। हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, तरीका ढूंढते एक भी नहीं आया। होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। जितने घोटालेबाज हैं सारे के सारे अगली बीजेपी में बात मैं चले यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बार बार चिल्लाते थे शराब घोटाले पर, क्यों उनकी गोद में जाकर बैठकर? सबसे बड़ी बात यहाँ पर महंगाई की बड़ी बात घोटाले वाले आपकी पार्टी में शामिल हो गए, क्या कैसे शामिल? चलिए, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि अब राजनीतिक पारा किस तरीके से हरियाणा में गर्म हो रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब आपको रोज यहां पर सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये जनता को तय करना है कि आखिर उनके भविष्य के लिए बेहतर कौन है, और देखना यह है कि जनता इस बार क्या तय करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।